नमस्कार। हमारी बीएसटीसी 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लासें चल रही हैं, जैसा कि आपको पता है। और ये हमारी क्लास नंबर 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षण और अधिगम। हमने शिक्षण को पिछली कक्षा में अच्छी तरीके से समझ लिया है और इस कक्षा में हम अधिगम को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, साथ साथ में आपको याद भी कक्षा में ही हो जाएगा। हमें कक्षा में ही याद कर लेना है, बाद में सिर्फ आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले मैंने आपको अधिगम का मोटी अर्थ है ना पिछली कक्षा में ही बता दिया था। मैंने आपको बताया था अधिगम का मतलब होता है सीखना, लेकिन आपको ये समझना है कि केवल सीखना ही अधिगम नहीं है। सीख कर व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है वो अधिगम है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल में हमेशा देता रहता हूँ कि जैसे एक छोटा बालक होता है, वो छोटा बालक क्या ले लेता है, हाथ में चाकू ले लेता है और उस चाकू से उसके हाथ में क्या आ जाती है, चोट आ जाती है। जैसे उस बालक के हाथ में चोट आई तो अगली बार क्या हुआ, उसका छोटा भाई चाकू हाथ में ले रहा था तो उस बालक ने उस भाई को मना किया कि भाई तुम चाकू हाथ में मत लो, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो चाकू हाथ में लेगा तो उसके हाथ में क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। तो उस बालक के व्यवहार में जो सीखा वह ज्ञान है कि जैसे ही चाकू हाथ में लेंगे तो हाथ के हमारे चोट लग सकती है, तो वो सीखा हुआ ज्ञान उसके व्यवहार में स्थायी हो गया। ये ही क्या है, अधिगम है। सीखना अधिगम है, लेकिन केवल सीखना ही अधिगम नहीं है। सीखा वह ज्ञान जब हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है तो वो अधिगम है। आप अधिगम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये आपके एक परिभाषा है जो किसने दी है, गेट्स ने दी है। किसने दी है, गेट्स ने दी है। गेट्स ने कहा है अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण से व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। आपके सभी टॉपिक्स की बीएसटीसी 2025 के लिए कक्षाएं लगेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और निरंतर कक्षा देखते रहे। आपका क्वेश्चन जरूर आएगा और शिक्षण अभिरुचि में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं कक्षाओं से आएगा। बस ये हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा लैंग्वेज फॉर्मेट, मतलब थोड़ा लैंग्वेज है ना अलग चेंज कर दी जाती है, पर क्वेश्चन वही होता है जो यहाँ पढ़ाया जाएगा। अब सीखने की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया है जैसे कि पहले तो अभी प्रेरणा का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा। भाई देखो, बिना इच्छा के कोई काम नहीं होता है, तो सीखना भी क्या एक काम है। तो सीखने के लिए पहली बात क्या होनी चाहिए, अभी प्रेरणा होनी चाहिए। जब उसकी सीखने की बालक की इच्छा होगी तो वो अनुक्रिया करेगा और जैसे अनुक्रिया करेगा उसको पुनर्बलन मिलेगा। जैसे मतलब वो कक्षा में पढ़ेगा तो मतलब पहले उसकी पढ़ने की इच्छा होगी तो वो पढ़ेगा तो उसके टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, तो वो उसका क्या हुआ, पुनर्बलन हुआ। फिर वो अभ्यास करता जाएगा और सीखता जाएगा। अब अधिगम के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक अधिगम है। संज्ञानात्मक मतलब होता है स्वयं का ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या है, तथ्यों की जानकारी। तथ्य अनुकरण व अनुसरण के द्वारा तथ्यों की जानकारी लेना। संज्ञानात्मक अधिगम को तथ्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। जो आपके दूसरा है भावनात्मक अधिगम, यानी भावनात्मक दबाव में सीखना है। और तीसरा आपके क्रियात्मक अधिगम, और क्रियात्मक अधिगम को गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। क्रिया करके सीखना, जैसे लिखना, दौड़ना, ये क्या है, क्रियात्मक अधिगम है। ये जो अधिगम है ना, सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। और सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। व्यक्ति है ना सब जगह सीखता रहता है। अब देखो संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसमें क्या है, एक है प्रत्यक्षीकरण, यानी देख कर सीखना। कोई भी हम देख कर सीखते हैं तो प्रत्यक्षीकरण है। और एक है तथ्यों की जानकारी, प्रतीक या प्रत्यात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्र में। जैसे हमको पता होता है कि ओजोन का सूत्र क्या है, O3 है, तो ये प्रतीक संज्ञानात्मक क्षेत्र की जानकारी है। और एक है से चर्यात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो वो है पूर्व व्यवहार के आधार पर।
अब आपको देखो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अधिगम की क्या विशेषता है। देखो पहली बात, सीखना क्या है, अधिगम है। लेकिन केवल सीखना अधिगम नहीं है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम से आदतों का निर्माण होता है, अधिगम अनुभवों का संकलन है। मैंने कहा था कि अधिगम है ना वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और अधिगम मैंने कहा था अधिगम सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब ये सभी जगह होती है। आप चाहे कक्षा में बैठे हो तो भी अधिगम हो रहा है, आप है ना बस में आ रहे हो तो भी अधिगम हो रहा है, आप परिवार में बैठे हो तो भी अधिगम हो रहा है, आप पूरे जीवन भर सीखते रहते हो। ये सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है, वो सतत और निरंतर है। और अधिगम कार्य व उत्पादन है, और अधिगम प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना वे नवीन ज्ञान है। सीखने समय क्या मिलता है, नवीन ज्ञान मिलता है। हम प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और अधिगम अनुकूल है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि अनअधिगम भी अधिगम है, मतलब अनअधिगम मतलब कुछ भी नहीं सीखना अधिगम है। भाई कुछ नहीं सीखे तो ये सीखे, भाई कुछ नहीं सीखा ये भी अधिगम है, कुछ भी नहीं सीखना भी अधिगम है। मतलब अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम इसलिए सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना। अब देखो गिलफोर्ड के अनुसार सीखने की दर, आपसे ये पूछेगा कि बालक कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा सीखता है, तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा सीखता है, और बाल्यावस्था में मध्यम, और शेषावस्था में सबसे कम। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेषावस्था कितने तक होती है, ये जन्म से 6 वर्ष तक शेषावस्था होती है। पूछेगा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और पूछेगा किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक। शेषावस्था जन्म से 6 वर्ष तक के, ये शेषावस्था तो जन्म से 6 वर्ष तक के, पर एक होता है शैशव काल। क्या होता है, शैशव काल। जो शैशव काल है ना वो जन्म से 2 वर्ष तक है। कितने वर्ष तक है, जो शेषावस्था है वो जन्म से 6 वर्ष तक है, लेकिन जो शैशव काल है ना वो जन्म से 2 वर्ष तक है। अब एक ये बात, ये सीधी पढ़ने से नहीं है, इसमें मतलब इसमें एक जो बात है ना उसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ। जैसे ये है, किसी भी कार्य का परिणाम का ज्ञान सिखाने की गति को बढ़ाता है। जैसे कि मान लो आपके, मैंने शिक्षण पढ़ाया, मैं शिक्षण का टेस्ट ले लूँ, क्या ले लूँ, टेस्ट ले लूँ, और आपको अभी हाथों हाथ ही मैं क्या सुनाऊँ, रिजल्ट सुना दूँ, तो जो उसका रिजल्ट आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है, आपको किस टॉपिक पर कार्य करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, उस परिणाम को जानते ही अपनी सीखने की गति है ना वो आपकी बढ़ेगी। मैं मान लो आज आपका टेस्ट लूँ और 6 महीने बाद रिजल्ट सुनाऊँ, तो उसमें क्या होगा, आप मतलब सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं आपका टेस्ट लूँ, आपने कार्य किया है, उसका मैं आपको परिणाम हाथों हाथ सुना दूं, तो आपको सीखने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इसलिए कहते हैं आपको टेस्ट देना जरूरी है। अब एक होता है अधिगम का पठार। क्या होता है भाई अधिगम का पठार, आप ये थ्योरी पढ़ लेना, मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक ना। अब देखो ये मान लो क्या है, आपके साथ में भाई ग्राफ है, ये आपके समय है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सीखने की दर है या गति है। मान लो पहले क्या कर रहा है, बालक समय के साथ में क्या कर रहा है, सीख रहा है, पर बाद में क्या हुआ, मान लो पहले तो हिंदी पढ़ रहा था, लेकिन बाद में ही गणित की कक्षा चालू हो गई, तो उसका या कोई और काम करने लग गया, तो वो सीखना रुक जाता है, और फिर कुछ समय बाद वापिस क्या लग जाती है, संस्कृत की कक्षा लग जाती है, तो वापिस सीखना क्या कर लेता है, प्रारंभ कर देता है। तो ये जो मतलब दोनों अवस्था के बीच में, यहाँ पे भी सीख रहा है वो, यहाँ पे भी वो सीख रहा है, लेकिन वो बालक, ये जो 2 अवस्था के बीच की अवस्था है जहाँ पे उसके सीखने में बाधा या रुकावट उत्पन्न हुई है, यही क्या है, अधिगम का पठार है। क्या है, अधिगम पठार है। क्या है, अधिगम पठार है। आप अच्छे से समझ गए कि अधिगम पठार क्या है, और यह जो मैंने ग्राफ बनाया वो ही है। जो अधिगम का पठार है वो आपने समझ लिया। अब अधिगम पठार के कारण क्या है, जैसे आपकी बिंदु परिवर्तन हो जाए, कोई मान लो आपको कॉन्सेप्ट, जैसे आपको शिक्षण अच्छा, मान लो कोई भी आपको जैसे ABCD अच्छे से समझ आ रहे थे, आप कक्षा में वर्णमाला पढ़ रहे हो, आपको ABCD अच्छे से समझ आ गए, लेकिन आपको क्या नहीं, जैसे मीनिंग आपको लिखाए जाते हैं आपको याद नहीं होते, तो वो बिंदु परिवर्तन हो गई।
बिंदु परिवर्तन की वजह से आपके क्या अधिगम का पठार उत्पन्न हो रहा है। विषय वस्तु की प्रकृति, जैसे कि पहले मैंने कहा था हिंदी पढ़ा रहे थे तब अच्छे से पढ़ रहे थे, जैसे ही गणित पढ़ाई तो क्या हो गई, विषय वस्तु की प्रकृति चेंज हो गई। शिक्षण की खराब शिक्षण विधि के कारण, शिक्षक के व्यवहार के कारण, और मेन बात है सीखने की इच्छा। अगर आपकी इच्छा नहीं है ना तो अधिगम नहीं होना है। और सीखने का समय, ठीक ना, ये सब अधिगम जो पठार है उसके उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं। फिर है अधिगम पठार के वक्र। देखो भाई, मतलब अधिगम पठार मतलब अधिगम पठार के वक्र, या हम कह सकते हैं अधिगम के वक्र, मतलब अधिगम पठार के वक्र नहीं, अधिगम के वक्र हैं। आपने अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने सीखा कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सब व्यक्ति है ना, कोई भी बालक है ना, वो एक समान नहीं सीखते हैं। सबके सीखने की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसके आधार पर मतलब सीखने के जो कौन सा बालक किस तरीके से सीखता है उसके आधार पर अधिगम के जो वक्र हैं उनको अधिगम वक्र कहते हैं। वो 4 प्रकार के हैं और हम चारों प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला है धनात्मक वक्र। ये धनात्मक वक्र ऐसा होता है, इसमें यहाँ पे सीखने का समय, यहाँ पे सीखने की क्या है, दर है, रेट है। जो उसमें बालक मतलब पहले सीख रहा था और बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो सीखने की जो अपनी गति है वो बढ़ाता है, इसे कहते हैं धनात्मक अधिगम वक्र। और ये क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। धनात्मक अधिगम वक्र क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ वक्र होता है। उसके बाद में आपके आता है ऋणात्मक वक्र। इसमें पहले तो क्या होती है, सीखने की गति क्या होती है, तेज होती है, लेकिन बाद में मंद होती है। तीसरा है सरल रेखीय अधिगम वक्र या रज्जु कोणीय अधिगम वक्र। इसमें क्या होती है, सीखने की गति क्या होती है, एक समान होती है। और एक है एस या यू आकार का अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, बालक के सीखने में क्या होता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी वो ज़्यादा सीखता है, कभी वो कम सीखता है, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो धनात्मक अधिगम वक्र है। और अब हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जैसे विषय हैं, किसी विषय में अधिगम ज़्यादा, किसी विषय में कम, परिवार है, वातावरण है, जन्म है, जन्म क्रमांक है, भौगोलिक स्थिति है, और लिंग है। लिंग जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, या लिंग से पुल्लिंग स्त्रीलिंग से मतलब नहीं है, यहाँ लिंग से अधिगम हार्मोन व क्षमताओं से प्रभावित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ज्ञात रखना। अब है अधिगम अंतरण या स्थानांतरण। मैं आपको क्या कर दूं, सीधी भाषा में बता दूं कि जो पहली परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग आना क्या होता है, काम लेना क्या होता है, अधिगम का क्या होता है, अंतरण होता है, अधिगम का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे कि आपने क्या करी, पहले साइकिल चलाना सीखी, क्या सीखी, साइकिल चलाना सीखी, और बाद में आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख ली। तो जो पहली परिस्थिति में आपने ज्ञान सीखा वो दूसरी परिस्थिति में काम आया, ये क्या है, अधिगम का अंतरण है। ये आप देख लो, एक बालक पहली परिस्थिति में जो बात सीखता है उस बात या व्यवहार का दूसरी परिस्थिति में काम आना अधिगम अंतरण या स्थानांतरण है। जो मैंने पढ़ाया वही है। अधिगम अंतरण 3 प्रकार का होता है। एक होता धना, क्लास में याद कर लो, एक होता धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, और एक होता है शून्य अधिगम अंतरण। धनात्मक मतलब सकारात्मक, और आपके ऋणात्मक मतलब नकारात्मक अधिगम अंतरण, और एक शून्य अधिगम अंतरण है। पहले पढ़ते हैं धनात्मक या सकारात्मक अधिगम अंतरण। ये क्या होता है, जब पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक सिद्ध होता है, काम आता है। जैसे कि साइकिल सीखने के बाद बाइक चलाना सीखना, और हिंदी के ज्ञान के बाद संस्कृत पढ़ना, ये क्या है, सकारात्मक अधिगम अंतरण है, धनात्मक अधिगम अंतरण है। उसके बाद में है ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम अंतरण, मतलब पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में बाधा या रुकावट उत्पन्न करे तो वो ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम अंतरण है। जैसे कि मोटरसाइकिल के बाद साइकिल चलाना सीखना, और मतलब नकारात्मक अधिगम अंतरण क्या, अचानक परिवर्तन होना। क्या होना, अब ध्यान रखना, अचानक परिवर्तन। क्या होना, अचानक परिवर्तन होना। जैसे कि पुराने जूते के बाद अचानक नए जूते लाना, तब उनमें क्या हो गया, पहनने में थोड़ी कई दिन परेशानी होगी। तो यह है ऋणात्मक या नकारात्मक अंतरण। फिर है शून्य अधिगम अंतरण, मतलब जो आपने पहली परिस्थिति में ज्ञान सीखा है उसका दूसरी परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है शून्य अधिगम अंतरण। जैसे कि
रहीम के दोहे पढ़ने के बाद कबीर के दोहे पढ़ना, इनमें कोई मतलब आपस में संबंध नहीं है। तो पहली प्रस्तुति के ज्ञान का दूसरी प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये क्या है? ये आपके अधिगम का शून्य अधिगम अंतरण है, ये आप ध्यान रखना। अब है अधिगम के प्रकार। रॉबर्ट एम एस गोने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। और उसने ये कहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ अधिगम है वो समस्या समाधान अधिगम है। और समस्या समाधान अधिगम है ना, ये विश्व विकास के लिए जिम्मेदार है और ये गेस्टलाट पर आधारित है। और सबसे जो निम्नतम अधिगम है वो है संकेत अधिगम। एक बात बता दूं, जो समस्या समाधान अधिगम है ना, उसमें तर्क और चिंतन की आवश्यकता होती है, लेकिन संकेत अधिगम में, निम्न अधिगम में क्या होती है? तर्क और चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो आपके पास में क्या आती है? कोई समस्या आती है, तो आप क्या करोगे? उच्च स्तरीय यथार्थ क्या करोगे? चिंतन करोगे, तो आपके क्या हो जाएगा? समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का क्या है? अधिगम है। एक आपके कई वर्ड मान लो शिक्षण अभिरुचि में आ जाए अन्वेषण का मतलब होता है क्या करना? अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। कोई पूछ ले कि अन्वेषण के द्वारा सीखना क्या है, तो अन्वेषण के द्वारा सीखना मतलब खोज करके सीखना, अनुसंधान करने सीखना, ये भी सर्वश्रेष्ठ है। तो आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं, आपको उन घुमे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है। आपको सभी टॉपिक मैं यूट्यूब पर फ्री में कराऊंगा। अब है अभिप्रेरणा अधिगम। देखो, अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? मोटिवेशन तो आप समझते हो ना, किसी कार्य के लिए मोटिवेशन करना। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप बीएसटीसी 2025 में अपनी एक सीट पक्का करो, ठीक ना। लेकिन जो मोटिवेशन आपके अंदर है ना कि मेरे को बीएसटीसी 2025 में एक सीट लेनी है, वो आपके जरूर काम आएगा, उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो आंतरिक अभिप्रेरणा है भाई। आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रभाव जरूर पड़ता है, ठीक ना। जो मोटिवेशन है ना, वो लैटिन शब्द मोटम से आया है। मोटिवेशन लैटिन शब्द मोटम से बना है, और मोटम का अर्थ होता है, मोटिवेशन का अर्थ है टू मूव, यानी धक्का देना, काम के लिए धक्का देना कि भाई तुम काम करो, मोटिवेट करना। अब मोटिवेशन के भी, अभिप्रेरणा के भी 3 चरण होते हैं। देखो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपको क्या होती है? भूख लगती है तो आपको भोजन की आवश्यकता है। क्या है? भोजन की आवश्यकता है। और जैसे ही आपको भोजन की आवश्यकता होगी तो क्या होगी? आपके शरीर में तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन होगी, ठीक ना। टेंशन होगी तो आपने भोजन की तलाश करोगे, अन्वेषण करोगे, मतलब आपको चालक की जरूरत होगी, प्रेरक की जरूरत होगी। और उसके बाद में क्या होगी? जब आपको भोजन मिल जाएगा तो मतलब वो प्रोत्साहन आपको मिल जाएगा। तो अभी प्रेरणा में 3 चरण होते हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। और उसके बाद में है आपके है अधिगम ये क्षमताएं या अधिगम निर्योग्यताएं। ये क्या है? सबसे पहले आप समझते हो अधिगम क्या है? अधिगम मतलब सीखना। तो ये क्षमताएं क्या है? मतलब हमारे शरीर में कोई भी, या मतलब ऐसी क्षमताएं जो सीखने को क्या करे? प्रभावित करे। मतलब ऐसी योग्यता जो सीखने में सहायक होती वो नहीं है, उनका अभाव होता है, उनकी वजह से सीखने में बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है, वो अधिगम निर्योग्यता है। अधिगम ये क्षमताएं हैं, लर्निंग डिसऑर्डर है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बीएसटीसी में पक्का आता है, अभी आप नोट कर लो। अगर आपको पढ़ने संबंधी विकार है, पठन संबंधी विकार है, तो उसको कहेंगे डिसलेक्सिया। लेकिन लेखन संबंधी यानी ग्राफ नहीं बन रहा है यानी लिख नहीं रहे हो, मतलब लेखन संबंधी विकार है, आप में कमी है, तो वो डिसग्राफिया है। मानसिक विकार है तो एलेक्सिया है। अब देखो गणितीय विकार है तो डिसकैलकुलिया है। गणित मतलब क्या होता है? गणना करना, कैलकुलेशन करना, तो आप नहीं कर रहे सकते, वो बाधा आ रही है, तो वो डिसकैलकुलिया है। अब आपके क्वेश्चन एक मान लो और आ जाए कि गणित कैसा विषय है? तो गणित तार्किक विषय। क्या है? तार्किक विषय है। गणितीय विकार क्या है? डिसकैलकुलिया है। और भ्रम संदेह डिसमोर्फिया है। संप्रेषण संबंधी विकार है अपेजिया। ये हमारे अलग से टॉपिक है, इसको हम
आगे की क्लासों में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया, लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया, मानसिक विकार एलेक्सिया, गणितीय विकार डिस्कैलकुलिया, भ्रम संदेह डिस्मोर्फिया और संप्रेषण संबंधी अफेजिया क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन इन नियम से भी आएगा, जो आपके अधिगम के नियम हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक है आपके अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, ये दिया है किसने? पावलोव ने। और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके ये नियम दिया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये नियम किसने दिया है, ये सिद्धांत किसने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का नियम किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है बिल्ली पर प्रयोग करके। क्रिया प्रसूता का या ऑपरेटिव थ्योरी B.F. स्किनर ने दी है। और पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल ने दिया है। गेस्टलवाद का जनक मैक्स वर्दिमर है। और प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक हैं। और फिर है नैतिक विकास का सिद्धांत कोलब्रग हैं। संज्ञानात्मक अधिगम जीन पियाजे हैं। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अधिगम के कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं। आपको इतना ही याद रखना है। संज्ञानात्मक अधिगम किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। फिर आपके सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। अल्बर्ट बांडुरा का संबंध कन्नाडा से है। आपको इतना ही याद रखना है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। अब आपके है तलरूप क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत, तलरूप या क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? कुर्लेविन ने दिया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोलर ने दिया है। ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब अधिगम और शिक्षण में क्या अंतर है? देखो, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा शिक्षण और इस कक्षा में पढ़ा है अधिगम। अब हम शिक्षण और अधिगम में क्या करेंगे? अंतर करेंगे, विभेद करेंगे। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। देखो, शिक्षण एक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। ये कहीं भी हो सकती है। मैंने कहा, एक बालक कहीं भी सीख सकता है, पूरे जीवन भर सीखता है। कुछ नहीं सीखना भी क्या है? अधिगम है। जो शिक्षण है वो आपके एक सामूहिक प्रक्रिया है, एक समूह में होती है। शिक्षण के लिए कम से कम कितने चर आवश्यक होते हैं? 2 चर आवश्यक होते हैं, 2 व्यक्ति आवश्यक होते हैं। लेकिन अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। शिक्षण एक निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है, लेकिन जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलता है, पूरे जीवन चलता है। और जो आपके शिक्षण है, शिक्षण के फलस्वरूप क्या होता है? अधिगम होता है। शिक्षण के फलस्वरूप सीख सकते हैं, लेकिन अधिगम के फलस्वरूप शिक्षण हो ये जरूरी नहीं होता है। तो इस कक्षा में हमने अधिगम पढ़ लिया है। अभी तक हमारी BSTC 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि की 2 कक्षाएं हुई है। पहली कक्षा में हमने पढ़ा शिक्षण क्या होता है, दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा अधिगम क्या होता है। यानी शिक्षण और अधिगम वाला टॉपिक हमने कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। और ये जो एक टॉपिक है शिक्षण और अधिगम, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मतलब क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, घुमा के आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? इनकी जो संरचना है, जो टॉपिक है, इनकी संरचना अपने माइंड में विकसित कर लेनी है। आपके क्वेश्चन जरूर हल होंगे और आपका BSTC 2025 में पक्का सिलेक्शन होगा। पक्का आपको एक अच्छी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और इसी तरीके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।